एक मास्टर फोर्जर की जिसने मुल्क को हिला दिया। सोचने वाली बात है, एक आम इंसान इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना सकता है, लेकिन उसे पकड़ना एक बात थी, उस पर मुकदमा चलाना बिल्कुल अलग। अस्सलाम वालेकुम, होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ज़रा हट के बात कर रहे हैं एक मास्टर फोर्जर की जिसने मुल्क को हिला दिया और कानून को भी नहीं छोड़ा। आज हम एक ऐसी कहानी में जा रहे हैं जो आपको बताएगी कि एक मामूली सी चीज़ जैसे कि एक सरकारी स्टाफ कितनी तबाही मचा सकता है। आप सब ने शायद स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी देखी हो या कम से कम नाम सुना ही होगा। क्या शो था जी, ड्रामा, सस्पेंस और इतने ट्विस्ट के आपका दिमाग घूम जाए। लेकिन आज हम सिर्फ शो नहीं देख रहे, हम उसके पीछे की असली कहानी में जा रहे हैं। उस असली कानूनी जंग में जहां अब्दुल करीम तेलगी ने, जो कभी फल बेचता था, इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइम में से एक को अंजाम दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, कानून ने उस पर क्या कहा। बैठ जाएं जी, कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि ये राइड लंबी और मज़ेदार होने वाली है, ट्रस्ट में। तो कहानी शुरू होती है एक आम से बंदे से, अब्दुल करीम तेलगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साहब ट्रेन में फल बेचते थे। आप खुद सोचें, कहाँ फल बेचना और कहाँ इतना बड़ा फाइनेंशियल सुपर क्रिमिनल बनना। सीवी पर थोड़ा अजीब तो लगेगा, है ना? लेकिन तेलगी के पास एक खास हुनर था, एक तेज दिमाग, जो अगरचे थोड़ा टेढ़ा था, थोड़ा क्रिमिनल माइंड था, मगर उसे कानूनी लूप होल्स और इंसानी लालच की खूब समझ थी। इसका पहला बड़ा इनोवेशन क्या था जी? जैली पासपोर्ट्स। उसने डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी की सारी बारीकियां सीख ली। ये वो हुनर था जो जल्द ही इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की चोलें हिला देगा। लेकिन पासपोर्ट तो सिर्फ वार्म अप था। उसका बड़ा मूव, उसकी मैग्नम ओपस था स्टाम्प पेपर स्कैम। आप अब जिनको नहीं पता स्टाम्प पेपर क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ जी। ये सरकारी दस्तावेजात होती है जो ज़मीन की खरीदो फरोख्त से लेकर कानूनी एग्रीमेंट तक हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। ये ऑथेंटिसिटी की निशानी होती है और इंश्योर करते हैं कि टैक्सेस ठीक से पे किए जाएं। तेलगी ने इन्हें सिर्फ फोटोकॉपी नहीं किया, उसने पूरा सोफिस्टिकेटेड और बिल्कुल ही गैर कानूनी इकोसिस्टम बनाया ताकि जाली स्टाम्प पेपर्स छाप कर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सोचने वाली बात है, एक आम इंसान इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना सकता है। तेलगी को शायद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री मिल जानी चाहिए थी इस स्कैम के बाद। तो इसने ये सब किया कैसे? ये कोई गली मोहल्ले का काम नहीं था। तेलगी ने असली प्रिंटिंग मशीनरी खरीदी, सिक्योरिटी फीचर्स को परफेक्ट किया, और तो और सुना है कि उसने सरकारी प्रिंटिंग प्रेसेस तक पहुंचने के लिए ऑफिशियल्स को भी रिश्वत दी। उसने ऐसी जैली चीज़ बनाई जो पकड़ी ही नहीं जाती थी, जिससे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और आम आवाम तक को सालों तक बेवकूफ़ बनाया गया। इमेजिन करें, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आपकी पूरी डील जाली स्टाम्प पेपर पर बेस्ड है। आप आखिर में सर पकड़ लेंगे। कानूनी नज़र से देखें तो ये क्राइम की एक पूरी हाइड्रा थी। इसके कई सर थे। हम यहाँ इंडियन पीनल कोड, जो क्योंकि ये इंडिया का मामला था, उसकी ज़बरदस्त खिलाफ वर्जियों की बात कर रहे हैं। चलें ज़रा गौर करते हैं जी। सबसे पहला क्या था इसके अंदर? फोर्जरी। आईपीसी सेक्शन 463। फोर्जरी का मतलब है झूठा डॉक्यूमेंट बनाना इस इरादे से कि किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके। तेलगी ने पूरा ऑपरेशन इसी पर टिका हुआ था। उसने ओरिजिनल चीज़ को इतनी सफाई से कॉपी किया कि ओरिजिनल भी सोच में पड़ जाता कि मैं ओरिजिनल हूँ या कॉपी। दूसरा, काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प्स। आईपीसी की सेक्शन है 255। ये खास तौर पर सरकारी दस्तावेजात जैसे स्टाम्प पेपर्स की फेक करने से डील करता है। ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, क्योंकि ये सीधा सीधा हुकूमत के इख्तियार और रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा फाइनेंशियल डेंट लगाया गया था। तीसरा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी।
IPC की सेक्शन ये 120B है। तेलगी ने ये सब डेफिनेटली अकेले नहीं किया, उसने एजेंट्स, बेचने वाले और एलिजिडली कुछ करप्ट ऑफिशियल्स का एक पूरा नेटवर्क बनाया था। ये IPC का सेक्शन उस अग्रीमेंट को कवर करता है जो दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई गैर कानूनी काम करने के लिए करते हैं। जब आपकी टीम इतनी बड़ी हो तो समझ लें कि मसला कितना बड़ा था। ये तो एक मल्टी नेशनल कंपनी बन गई थी, लेकिन इल्लीगल। और आखिर में चीटिंग, IPC सेक्शन 420। इन जाली स्टाम्प्स के इस्तेमाल करके उसने बेशुमार अफराद और इंस्टीट्यूशंस को धोखा दिया, जिससे बेइंतहा माली नुकसान हुआ। जब आप सुनते हैं 420 तो तेलगी जैसे लोगों का ख्याल तो लाजमी आता है ना। स्कैम का सबसे हैरत अंगेज पहलू ये था कि ये कितने साल चला और इसमें कितने बड़े पैमाने पर करप्शन शामिल थी। तेलगी को रिपोर्टेडली कई बार अरेस्ट किया गया, लेकिन हर बार वो किसी ना किसी तरह बाहर आ जाता था। कभी कभी तो वो अपना एम्पायर जेल के अंदर से ही चला रहा था। ये बंदा जो जेल में भी बिजनेस माइंड रखता था, वो लगता था जैसे उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। रिश्वतों और सियासी कनेक्शंस के जाल ने उसे बचाया हुआ था। शो इस इंसानी ड्रामा उसके बड़े ख्वाबों और उसकी जुर्रत को खूबसूरती से दिखाता है, लेकिन कानूनी नज़र से देखें तो इसका पकड़ा जाना, पुलिस की मुसलसल मेहनत, अवामी गुस्सा और आखिर में शवाहिद के बड़े बोझ का सबूत था। ये केस एक कौमी स्कैंडल बन गया, जिसने हुकूमत को इस निज़ामी बदनवानी का सामना करने पर मजबूर किया जो इस स्कैम को फलने फूलने दे रही थी। इसने हुकूमत को अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाने और सिक्योर करने के तरीकों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया। सोचें, इंडिया जैसा बड़ा मुल्क अब जब तेलगी का एम्पायर फैल रहा था तो वो इतना बड़ा हो गया था कि उससे गलतियां होने लगी, या शायद उसको घमंड हो गया था कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता। तो स्टोरी का वो टर्निंग पॉइंट, वो छोटा सा वाकया जिसने पूरे स्कैम का पर्दाफाश किया, वो शुरू हुआ कर्नाटका में। वहाँ की पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा जिनके पास बहुत सारे जाली स्टाम्प पेपर थे। अब उनकी क्या मालियत थी ये एग्जैक्टली नहीं पता। उनसे जब सख्ती से पूछा गया तो उन्होंने तेलगी और उसके नेटवर्क के बारे में बताना शुरू कर दिया। ये एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन इसने ऐसी आग लगाई कि पूरी कंट्री को हिला दिया। पुलिस ने उन 2 लोगों के थ्रू तेलगी के एक बड़े मैनेजर तक पहुंची और वहां से वो पूरा मामला खुलने लगा। एक छोटी सी गलती और उससे इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइम का राज खुल। अब जब पुलिस ने तेलगी का नेटवर्क पकड़ना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ये बंदा पैसा पानी की तरह बना रहा है, बल्कि ये तो मशीन थी पैसा बनाने की। एक वाकया तो इतना मशहूर है कि आपको यकीन नहीं आएगा। एक रात बेंगलुरु के एक बार में तेलगी साहब ने सिर्फ एक ही रात में 90 लाख रुपए उड़ा दिए। उसने बारटेंडर, वेटर्स और बार में मौजूद हर शख्स को इतने पैसे दिए कि वो हैरान रह गए। पुलिस ने बाद में कहा कि तेलगी ने ये सब सिर्फ अपनी ताकत और दौलत का दिखावा करने के लिए किया। 90 लाख एक रात में, सिर्फ एक शो ऑफ के लिए। इससे अंदाज़ा होता है कि वो कितना पैसा बना रहा था और उसे कितना घमंड था। ये तो सिर्फ वो पैसा था जो उसने एक रात में फेंका। सोचे उसने कमाया कितना होगा या बनाया कितना होगा, क्योंकि वो कहता था मैं पैसा कमाता नहीं बनाता हूँ। और इसी वजह से कानून की नज़र में ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी जुर्रत थी जिसने पूरे निज़ाम का मजाक उड़ाया। और इसीलिए इस पर इतनी सख्त दफ़ाएं लगाई गई। बिल आखिर तेलगी पकड़ा गया, लेकिन उसे पकड़ना एक बात थी, उस पर मुकदमा चलाना बिल्कुल अलग। ये कोई एक क्राइम नहीं था, ये कई रियासतों में हज़ारों क्राइम्स थे। इन्वेस्टिगेशंस बहुत बड़ी थी, जिनमें मुख्तलिफ पुलिस फोर्सेस, CBI सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन और फाइनेंशियल फोरेंसिक शामिल थी। इतना बड़ा जाल था कि लगता था अदालत का भी सर घूम जाएगा। इस पर कई रियासतों में चार्जेस लगे और आखिर में उसे कई केसेस में सज़ा सुनाई गई।
2007 میں مہاراشٹرا کی ایک اسپیشل کورٹ نے تیلگی اور اس کے کئی ساتھیوں کو 13 سال قید بمشقت کی سزا سنائی اور اس پر 1000 کروڑ روپیز 10 ملین روپیز کا آنکھیں کھول دینے والا جرمانہ بھی لگایا۔ یہ تو اتنا پیسہ ہے کہ اگر گنتے جائیں تو سردیوں سے گرمیاں ہو جائیں گی۔ یہ فیصلہ ایک واضح پیغام تھا، چاہے آپ کتنے ہی بڑے آدمی بن جائیں، چاہے آپ کا اسکیم کتنا ہی ہوشیاری سے کیا گیا ہو، قانون آخرکار آپ کو پکڑ ہی لے۔ تیلگی کی کہانی ایک سخت یاد دہانی ہے کہ اگرچہ کرائم تھوڑے وقت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں قانونی ہتھوڑا گر ہی جاتا ہے۔ فورجری اور کاؤنٹر فیٹنگ پر IPC کی سیکشن صرف کتابوں میں الفاظ نہیں ہیں، یہ ہمارے فائنینشیل اور لیگل سسٹمز کی انٹیگریٹی کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہمارے ادھر پاکستان پینل کوڈ ہے PPC، انہیں ہلکا مت لیں۔ عبدالکریم تیلگی کا اسٹامپ پیپر اسکیم صرف ایک کرائم نہیں تھا، یہ ایک قومی زخم تھا جو آخرکار بھر گیا لیکن اپنے داغ چھوڑ گیا۔ یہ ایک طاقتور کہانی ہے جو ہمیں ہمیشہ سکھائے گی کہ انسان لالچ کے اندھیرے پہلو، قانونی نظام کی لچک اور کیوں آخر میں آپ قانون سے زیادہ چالاک نہیں ہو سکتے۔ آپ کے کیا خیالات ہیں اسکیم 2003 اور اس کی اصلی قانونی اثرات پر؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مزید قانونی اگر آپ کو کہانیاں چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے لے کے لازمی حاضر ہوں گا جی۔ تھینک یو۔